नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे और 50 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और पूरा किताब से प्लस व्याकरण से लिया गया है। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। यानी कि आपको बताना है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार के है। अगर पहले हमसे प्रश्न बताने से पहले आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके बताते रहिए, उससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। और यह प्रश्न करा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वह कौन है, तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है। और यहीं पर पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 23 जून 1844 को 1844 को आप क्या याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था तो 23 जून 1844 को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, और यह 2 नंबर जो प्रश्न देख रहे हैं इसका अगर आंसर आपको अभी मालूम है तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमसे बताने से पहले आप बताइएगा तो आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। यह प्रश्न क्या है, आदान का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप याद रखिएगा प्रदान होता है। आदान का विलोम शब्द क्या होता है, तो प्रदान होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 3 नंबर प्रश्न करा है स्तुति का विलोम शब्द विलोम क्या होता है। यानी कि स्तुति का विलोम क्या होता है, तो निंदा होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, निंदा होता है। आइए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। यानी कि यहाँ पे अभी पहले बताया कि बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वह 23 जून 1844 को हुआ था। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा क्या, 23 जून 1844 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 5 नंबर प्रश्न करा है चंद्रहास शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। यानी कि चंद्रहास शर्मा जो गुलेरी थे उन्होंने कुल कितनी कहानी लिखे थे, तो 3 कहानी लिखे थे। कितना कहानी, तो 3 कहानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 कहानी लिखे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए घ का उच्चारण आसान पूछ रहा है, तो आपसे क पूछे चाहे ख पूछे चाहे ग पूछे चाहे घ पूछे, इसका उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। तो क रहा है घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप याद रखिएगा कंठ होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। तो अभी ना बताया क ख, क्या बताया, क ख ग घ, इस चारों का उच्चारण जो होता है वह कौन चीज से होता है, कंठ से होता है। तो कहाँ दिया है, ख दिया है इसमें के, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। यानी कि ईमानदार, ये गलत है कि सही है, तो ईमानदार जो है यह क्या है, गलत है। और देखिए परीक्षा जो होता है इसमें होता है, यह भी गलत है। परिणाम में न हई वाला होता है, यह भी गलत है। शक्ति सही है। यानी कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो शक्ति सही है। इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा, ईमानदार में इस तरह रहता तो ये गलत हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, 9 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न कराया पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है। यानी पुस्तक जो है, एक गोड़ा के पुस्तक थोड़ा होता है, बहुत होता है, तो जातिवाचक हो जाएगा। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न कराया दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। यानी कि दक्षिण शब्द जो है वह कौन सी संख्या है। तो देखिए एगो की अगर बात होगा, कितना के बात होगा, तो एगो के बात होगा, तो आप बता दीजिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी को एगो है, तो एगो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह दक्षिण एगो है, तो दक्षिण का 5 गो है, नहीं है एक ना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए ना 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है, मुसीबत कौन सा लिंग है। यानी कि मुसीबत जो है वह कौन सा लिंग है, तो आप याद रखिएगा स्त्रीलिंग है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है समाज शब्द कौन सा लिंग है। यानी कि समाज शब्द जो है वह कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं ना, 4 प्रकार के होते हैं ना, 5 प्रकार के होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। कौन, आज संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस संस्कृत में हुआ और हिंदी में पूछा जा रहा है तो 2 प्रकार का होता है। आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, यानी कारक के जो भेद होते हैं वह कितना होते हैं, तो आप लड़के से पढ़ते आ रहे होंगे कि 8 होते हैं। कारक के कितना भेद होते हैं, तो 8 होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, वह जाएगा कोई आदमी है, वह जाएगा, कब जाएगा, कब जाएगा वो मालूम नहीं है, तो वर्तमान होगा ना, होगा भूतकाल होगा तो ना होगा, और यह भी ना होगा, भविष्य काल होगा। क्या हो जाएगा, मैंने भविष्य में कब हो जाएगा भाई, उसको मालूम कब नहीं ना है, कब जाएगा, तो भविष्य में कब हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि करे उसने कहा था, किसने कहा था, तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो आप याद रखिएगा चंद्रा शर्मा गुलेरी जी है। अगर पूछा जाएगा उसने कहा था कहानी के लेखक क्या है, तो आप याद रखिएगा चंद्रा शर्मा गुलेरी जी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 17 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, आलस शब्द का विशेषण होगा, यानी कि आलस शब्द का जो विशेषण होगा वह क्या होगा, तो आप याद रखिएगा आलसी होगा। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आलसी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है जाति का विशेषण होगा, तो जातीय होगा। जाति का विशेषण क्या होगा, जातीय हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। समाज का विशेषण क्या होगा, तो सामाजिक होगा। सामाजिक कहाँ दिया है, और सामाजिक दिया है तो ये गलत हो जाएगा, और सामाजिक दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि समाज का विशेषण क्या होता है, तो सामाजिक होता है। आइए देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है वह रघुवीर सहाय जी का है, तो आप याद रखिएगा रघुवीर सहाय जी का जो है वह अधिनायक है। अधिनायक किसका है, तो रघुवीर सहाय जी का है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप बताइए कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 9 दिसंबर 1929 में हुआ था। 9 दिसंबर कब हुआ था, 1929 में हुआ था। रघुवीर सहाय जब पूछेगा कि अधिनायक जो है वह रघुवीर सहाय का है, तो रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। और यहीं पे पूछा जाएगा कि रघुवीर सहाय का जो मृत्यु हुआ था वह कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 30 दिसंबर 1990 में हुआ था। 30 दिसंबर 1990 में हुआ था। किनका मृत्यु, तो रघुवीर सहाय का। आप साथ में याद रखिएगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रेम के पीर के कवि कौन है, यानी कि प्रेम के पीर के जो कवि है वह कौन है, तो आप याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और मलिक मोहम्मद जायसी जी किस पाठ के लेखक है, तो आप याद रखिएगा कौडबक पाठ के लेखक के। किस पाठ के, कौडबक पाठ के लेखक के, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी। आइए 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि करे अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, यानी कि अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो अति धन रिक्त हो जाएगा। अति धन क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अति धन रिक्त, यानी कि अतिरिक्त, अति हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। भर पेट में कौन सा उपसर्ग है, यानी कि भर पेट में कौन सा उपसर्ग है, तो भर धन पेट हो जाएगा, तो भर उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब किसी भी मूल शब्द के जो पहले शब्द लगा रहता है उससे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यानी कि फलित शब्द जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय मतलब बाद, मतलब प्रत्यय वाला बाद, प्रत्यय मतलब बाद वाला शब्द, कोई मूल शब्द के बाद जो बनता है उससे प्रत्यय कहते हैं, और मूल शब्द के पहले बनता है उससे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे उपसर्ग कहते हैं। तो ये करे प्रत्यय, तो फल धन इत हो जाएगा। फल धन क्या हो जाएगा, ईत। ईत कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 25 नंबर प्रश्न का है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो चतुर्धन आई। चतुर्धन आई, आई कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सदैव का जो संधि विच्छेद होगा सादा धन ए होगा। सादा धन ए होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
आइए 27वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि करें महोदय का संधि विच्छेद होगा। तो महोदय का संधि विच्छेद होगा, महाधन उदय हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 28वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहे हैं नवरत्न में कौन सा समास है, यानी कि कई गो नौ रत्न कर रहे हैं, तो द्विगु हो जाएगा, 9 आ रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 29वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहे हैं यथासंभव का शब्द का समास है, यानी कि यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? तो आप याद रखिएगा अव्ययीभाव समास है। कौन समास है? तो अव्ययीभाव समास है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न की बात करते हैं, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है, यानी कमल से नयन कौन सा शब्द में होगा? कर्मधारय हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 31वां प्रश्न को देखते हैं, और 31वां प्रश्न कर रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आप याद रखिएगा जलज होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जलज होता है। चलिए 32वां प्रश्न की बात करते हैं, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यानी कि अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह क्या होता है? तब पावक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सजन का विलोम शब्द है, यानी कि सजन का जो विलोम होता है वह क्या होता है? तो दुर्जन होता है। आप याद रखिएगा सजन का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्जन होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 34वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है दिनकर जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी कि दिनकर जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आप याद रखिएगा संस्कृत के 4 अध्याय पर प्राप्त हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 35वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 35वां प्रश्न कर रहा है पुरस्कार शब्द का विलोम होगा। तो पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा? दंड होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दंड। 36वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर रहा है ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कि ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? तो बेईमान होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आज आप पूछता है कि बेईमान का विलोम शब्द क्या होता है? ईमानदार होता है, आप याद रखिएगा। चलिए 37वां प्रश्न को देखते हैं, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, यानी कि बहुत तेज बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 38वां प्रश्न को देखते हैं, जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मापदंड कहते हैं। जो मापने में समर्थ हो उसे क्या कहते हैं? मापदंड कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 39वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको अभी बताया 23 जून 1844 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 में हुआ था। अब बातचीत जो है वो उनका बातचीत पाठ के लेखक है, तो बालकृष्ण भट्ट जी आप ये आपको बता भी दी है। और देखिए 40वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी या दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो आप याद रखिएगा 1998 में दी गई थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 41वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है, यानी कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है वह किस विद्या से संबंध है? तो निबंध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक की है? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। और यहीं पे पूछा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 8 को हुआ था। किनका जन्म? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था, आप साथ में याद रखिएगा। आइए 42वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 42वां प्रश्न कर रहे हैं मालती के पति का क्या नाम था, यानी कि मालती के पति का नाम क्या है? तो महेश्वर है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, यानी कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो आप याद रखिएगा भगत सिंह का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहीं पे पूछा जाएगा भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भगत सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 23 मार्च
1931 को, 23 मार्च 1931 को किनका, भगत सिंह का मृत्यु हुआ था। आप साथ में याद रखिएगा। आइए 44 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कराए बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी, यानी कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखे थे, तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे। किसने लिखे थे, तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। और जगदीश चंद्र माथुर जी का जो जन्म हुआ था वह 16 जुलाई 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था, 16 जुलाई 1917 में हुआ था। किनका जन्म, तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था। आइए 45 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कराए मुनि और मानक की माँ का नाम क्या है, तो मुनि और मानक जो है वह बहन है, साथ में याद रखिएगा। और इसका माँ का नाम जो है वह विष्णु है। मुनि और मानक की माँ का नाम क्या है, विष्णु है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 46 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है। तो प्रलय के छाया के कवि की है, तो आप याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रलय के छाया के कवि कहे हैं तो जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, तो 1889 में हुआ था। आप याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, तो 1889 में। मृत्यु कब हुआ था, 15 नवंबर 1937 में हुआ था। 15 नवंबर 1937 में किनका मृत्यु हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु हुआ था। आप साथ में यह भी प्रश्न को याद रखिएगा। देखिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कविता के लिए कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, यानी कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक के है, तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और बताइए नामवर सिंह किस पाठ के लेखक है, तो आप याद रखिएगा प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है, तो नामवर सिंह है। आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है जूठन क्या है, यानी जूठन जो है वह क्या है, तो आत्मकथा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और जूठन पाठ के लेखक क्या है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। आप साथ में याद रखिएगा। आइए 49 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, जो कि करें मलय जी का जन्म कब हुआ था, यानी कि मलय जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1935 में हुआ था। मलय जी का जन्म कब हुआ था, तो 1935 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन पूछा जाएगा कि मलय जी का मृत्यु कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा क्या, 26 अप्रैल 1982 को। 26 अप्रैल 1982 को आप याद रखिएगा। 26 अप्रैल 1982 को मलय जी का निधन हुआ था, यानी कि मृत्यु हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सूर्यदास की कौन सी रचना है, यानी कि सूर्यदास की कौन सी रचना है आपको बताना है, तो आप याद रखिएगा सूरसागर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सूर्यदास के सूरसागर। और यहाँ पे पूछेगा कि सूर्यदास का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो अनुमान था 1478 में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, तो अनुमान था 1583 में मृत्यु हुआ था। आप साथ में याद रखिएगा। दोस्तों देखिए यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए, इसी में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन व्हाट्सअप में जो नंबर है 73 685 601, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, तो हम आपके पास PDF कहीं हो सके तो भेज देंगे। और PDF नहीं भेजेंगे तो आपको ग्रुप में जो ज्वाइन कर देंगे, उसमें PDF मिलता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है या वीडियो भी इंपॉर्टेंट उसमें डाला जाता है ग्रुप में। तो आप अगर 2025 में एग्जाम देने वाले होंगे या 26 में, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके आप जरूर जुड़ जाइएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप राइट में आंसर कमेंट करके बताइएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, इसी वीडियो में बताया है। चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी है, या जयप्रकाश नारायण जी है, या भगत सिंह है, या रामधारी सिंह दिनकर जी है। आप कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर फिर से वीडियो आप मेरा देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली सुबह 5 बजे आइए मेरे चैनल पर वीडियो देखिए। कितना बजे, 5 AM मतलब 5 बजे सुबह डेली इस पर वीडियो डलाता है, तो आप आके डेली देख सकते हैं। चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके यह भी राय दीजिए या सलाह दीजिए हम किस प्रकार से बनाएं तो आपको अच्छा लगेगा। और यह भी कमेंट करके आप अभी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।